मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। लास्ट क्लास तक हमने इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट कर लिया था। इलेक्ट्रोस्टैट इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस विच इज एट रेस्ट। चार्ज को रेस्ट पे रख के उसकी प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट के बारे में हमने स्टडी किया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी में फ्लोइंग चार्ज के इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या इलेक्ट्रोस्टैट में सच में चार्ज रेस्ट में था? हां सर, रेस्ट में तो था। याद करिए, आपने कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। क्या उस समय भी चार्ज को रेस्ट में माना था? यस, बट क्या कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेस्ट में होता है? नहीं, वो तो मूविंग होता है। फिर आपने रेस्ट में मान के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल लिया? क्या उसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा होता? आइसोलेटेड कंडक्टर है तो नहीं। सोचो जरा, आपने उसको रेस्ट में माना था, लेकिन चार्जेस रेस्ट में नहीं है। बट चार्जेस का जो मोशन है वो रैंडम मोशन है। एवरेज वेलोसिटी चार्ज का जीरो हो जाता है, या यूं कहें कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज जीरो। एक इलेक्ट्रॉन इससे इधर आएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा होगा। तो नेट चार्ज का मोशन क्या हो जाता है? जीरो। एवरेज वेलोसिटी हर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है? जीरो। इसलिए हमने उसको रेस्ट में मान लिया था। बट वहां पे कोई भी डायरेक्शनल फ्लो नहीं था। करंट इलेक्ट्रिसिटी मोशनल चार्ज अब तब मानते हैं जब चार्ज का डायरेक्शनल फ्लो हो। तो आइए समझते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज करंट। करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो। डायरेक्शनल फ्लो किसका? डायरेक्शनल फ्लो। द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ व्हाट? डायरेक्शनल फ्लो ऑफ डैश। द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ डैश इज कॉल्ड डैश करंट। अब यहां पे समझिएगा, करंट का मतलब सिर्फ वो नहीं होता जो आपके घरों में जिसकी वजह से ट्यूबलाइट जलता है, टीवी देख रहे होते हो, हीटर यूज करते हो, सिर्फ वही करंट नहीं है। करंट वर्ड का जो मतलब है ना, वो है मतलब द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट। लाइक जब आप बहते हुए पानी को देखते हो तो कभी कभी आपने देखा होगा कि रिवर का जो वाटर है वो रेस्ट में होता है, या नहर का वाटर जैसे फ्लड वगैरह आ जाता है उसमें पानी बह रहा होता है। तो एक डायरेक्शन में वाटर का फ्लो हो रहा है, और एक डायरेक्शन में जब वाटर का फ्लो हो रहा है तो होता है, तो आप बोलेंगे द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर करंट। जैसे अभी हवा नहीं चल रही है, चल रही है, बट उसका नेट मोशन नहीं है। जितना एयर यहां से इधर जा रहा है उतना ही एयर इधर से जा रहा है। बट आप देखते हो जब आंधी तूफान आता है तो एयर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है, और उसको आप एयर करंट कहते हो। तो करंट का मतलब वो नहीं है जो आप घरों में समझते हो। करंट वर्ड का मतलब है कि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट। The rate of directional flow of air is called air current. Similarly, the rate of directional flow of charge, the rate of directional flow of charge is called electric current. या यूं कह लो electric charge. The rate of directional flow of electric charge is called electric current. अब इसमें rate भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेट का मतलब क्या? कितना चार्ज फ्लो किया, करंट सिर्फ वही डिसाइड नहीं करता है। कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो किया ये करंट डिसाइड करता है। जैसे मान लो कि तुमने 5 क्वेश्चंस करे 4 दिन में, और मैंने 5 क्वेश्चंस किया 5 मिनट में, तो किसकी रफ्तार तेज है? मेरी रफ्तार तेज है, 5 मिनट में कर दिया। अब तुमने क्वेश्चन जितना किया मैंने भी उतना ही किया, तुमने 4 दिन लगाया, तो इसमें रेट बहुत स्लो हो गया, इसका रेट बहुत तेज हो गया। तो चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। अब यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसको अपन कैलकुलेट जब करेंगे, फॉर्मूला में जब टर्म्स में बदलेंगे तो 2 तरीके से बदलेंगे, इन टाइम टी, और ये बेटा एट टाइम टी। इन टाइम टी मतलब एक इंटरवल में करंट डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब मैं यहां पे एवरेज करंट डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं एक इंटरवल में। और एट टाइम टी किसी इंस्टेंट पे जो करंट फ्लो करता है उसको कहते हैं अपन इंस्टेंटेनियस करंट। Average current is total flow of charge through any given cross sectional area divided by total time taken. अगर मैं यहां पे टाइम इंटरवल को डेल्टा टी को टेंस टू 0 कर दूं तो ये जो एवरेज करंट है वो क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस। डेल्टा टी 0 नहीं है, टेंस टू 0 का मतलब ये इंटरवल बहुत छोटा होगा, इन्फिनिटली स्मॉल हो गया, तो इसी को आप लिख लेते हैं डी क्यू बाई डी टी। ये इंस्टेंटेनियस करंट है और ये है आपका एवरेज करंट। जब चार्ज गिवन होगा तो आप लिखेंगे फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज करंट। और ये किसी इंस्टेंट पे जो करंट होगा द रेट ऑफ
फ्लो ऑफ चार्ज एट अ टाइम t इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। और ये एवरेज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इतने देर में कितना चार्ज गया है और अभी इस टाइम पे कितना चार्ज जा रहा है, ये इंस्टेंटेनियस करंट होता है। और डिफरेंशिएशन किया आपने यहां पे चार्ज को, डिफरेंशिएशन से इंस्टेंटेनियस करंट आता है और जनरल चेंज से आप एवरेज करंट निकालते हैं। तो इसका मतलब तो आप ये भी कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ इज कॉल्ड करंट। बिल्कुल सही बात है, इंस्टेंटेनियस करंट। अच्छा एक बात बताओ, चार्ज गिवन हो तो आप एवरेज करंट तो निकाल लोगे, अगर आपको करंट गिवन हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और फिर आपसे एवरेज पूछता है तो क्या करोगे? तो ढंग से देखना, क्या मैं यहां पे dq को लिख सकता हूं i इंटू डी टी? dq को क्या लिख सकता हूं? i इंटू डी टी। तो मैं dq को i इंटू डी टी यहां पुट करता हूं, लेकिन ये तो डेल्टा क्यू है, तो एक काम करता हूं, यहां पे इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dq का इंटीग्रेशन क्या होगा, डेल्टा क्यू, और यहां पे इंटीग्रेशन कर दूंगा तो ऐसे इंटीग्रेशन करते डेल्टा क्यू आएगा और इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो ये टर्म बनेगा i इंस्टेंटेनियस, मतलब एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंटू dt का इंटीग्रेशन कर दो डिवाइडेड बाई dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, डेल्टा t। ये आपका आ जाएगा एवरेज करंट। तो एवरेज करंट का दो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है टोटल फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज करंट। बट यहां पे अगर आपको करंट ही गिवन हो और फिर एवरेज करंट निकालना हो तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब आप टाइम एवरेज निकालते हो, जैसे टाइम एवरेज वेलोसिटी, तो टाइम एवरेज वेलोसिटी होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी इनटू dt डिवाइडेड इंटीग्रेशन ऑफ dt। जिस भी चीज का आपको एवरेज निकालना है उसी का इंटीग्रेशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में और उतने ही टाइम से इंटीग्रेशन करके डिवाइड कर दो। क्लियर है ये बात? तो एवरेज निकालने का दो तरीका और इंस्टेंटेनियस निकालने का भी दो तरीका, एक स्लोप से ग्राफिकल एनालिसिस और एक फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन के टर्म्स में। अब इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज है चार्ज के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यस, चार्ज इज फंडामेंटल, आउट ऑफ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी चार्ज भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है बट करंट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका डायमेंशन किसी के टर्म्स में नहीं, ये खुद ही डिफाइन होता है A1। देखो A1 एम्पियर 1। इसका जो यूनिट है, यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट अगर आप देखेंगे तो इसका SI यूनिट होता है, SI यूनिट होता है एम्पियर, SI यूनिट इसका है एम्पियर। एंड CGS यूनिट इज बायोट, CGS यूनिट इज बायोट, इज अ CGS यूनिट। स्केलर है या वेक्टर है? यस, दिस इज अ स्केलर नॉट वेक्टर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्या इसके पास डायरेक्शन नहीं होती? डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज along the flow of positive charge and opposite to the नेगेटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चल रहा होगा, एग्जांपल से समझते हैं, मान लो एक कंडक्टर मैंने बना लिया, इस कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, साहब इलेक्ट्रॉन है ये, तो करंट इसकी वजह से पीछे आएगा। और अगर यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज आगे जा रहा है तो करंट इसके वजह से आगे ही जाएगा। कोई भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करंट फ्लो करता है वो उसके फ्लो मोशन के डायरेक्शन में करता है, बट निगेटिव चार्ज की वजह से जो करंट फ्लो करता है निगेटिव चार्ज के मोशन के अपोजिट करता है। ये कन्वेंशनल हमने डिफाइन कर लिया है, ये एक फैक्ट नहीं है, ये हमने कन्वेंशनल डिसाइड किया है। जैसे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज भी तो हमने माना ही था, इसको पॉजिटिव बोलेंगे, इसको आज से निगेटिव बोलेंगे। सिमिलरली जब इसके पास डायरेक्शन है तो इसके स्केलर क्यों बोल रहे हैं? क्या इसके डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं होता? नहीं होता इसके डायरेक्शन का मतलब। ढंग से समझिएगा, अगर मान लीजिए यहां से करंट आ रहा है आपका कुछ आया हमें नहीं पता, यहां से करंट गया 3 एम्पियर और यहां से करंट गया 4 एम्पियर और ये दोनों वायर एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, तो बताओ 3 और 4 का फैक्टर सम कितना होता है? 5। क्या 5 एम्पियर आएगा? नहीं, यहां पे जितना करंट बाहर गया उतना ही आया होगा, 7 एम्पियर आया होगा। 7 एम्पियर करंट यहां पे आया होगा। तो यहां पे देखेंगे ध्यान से, तो टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट एट जंक्शन। कहां पे? एट जंक्शन। जंक्शन पे ये रूल वैलिड होता है, ये आज से ही रट लो। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। यहां पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं लगाएंगे, मतलब ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। आप लिख सकते हैं डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन, इसीलिए इसको हमने बोल दिया है स्केलर। बट इसके डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो यहां पे मैं आपको ना बताऊं, बोलूं 4 एम्पियर है और ये 3 एम्पियर, तो यहां पे करंट बताओ,
डायरेक्शन बता ही नहीं रहा, तो करंट नहीं बता सकते आप। मान लो यहां से 3 एम्पियर अगर अंदर आया हो, तो यहां से 3 एम्पियर अंदर आया, गया 4 एम्पियर, तो ऐसे पक्का 1 एम्पियर आया होगा, तभी तो टोटल इनकमिंग 4 और टोटल आउटगोइंग 4। लेकिन अगर डायरेक्शन बाहर की तरफ हो, मतलब डायरेक्शन का खुद का तो फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत है, लेकिन ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। क्या ये बात आपको समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा प्लीज। मान लो एक वायर बनाया मैंने, ऐसा एक वायर ये बनाया, फिर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और बढ़ा दिया, और फिर मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया इसका एकदम नैरो कर दिया, देखो एकदम नैरो कर दिया। अब अगर यहां से करंट फ्लो कर रहा है I1, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I3, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I4, तो करंट कंपेयर करो। तो आपने पढ़ा होगा फ्लूइड में कह सकते हैं द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड करंट, या वाटर इज कॉल्ड वाटर करंट। अगर किसी पाइप में, जैसे पाइप में ऐसा भी बनाओ, याद करो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग, यहां से अगर 2 लीटर पर सेकंड वाटर अंदर जा रहा है, तो पक्की बात है यहां से 2 लीटर पर सेकंड वाटर बाहर आएगा। अगर 2 लीटर पर सेकंड डालूंगा तो ऐसे 6 लीटर तो नहीं निकलेगा, पानी पैदा थोड़ी ना करेगा यार। और अगर मैं 2 लीटर डालूंगा तो 1 लीटर तो नहीं निकलेगा, पानी अंदर गायब थोड़ी ना हो रहा है यार। मतलब अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो इज सेम। तो यहां पे ए पॉइंट पे और ये बी पॉइंट पे अगर करंट IA है और ये IB है, तो दोनों सेम होना चाहिए। सिमिलरली चार्ज भी कंजर्व होता है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर 2 कूलम चार्ज पर सेकंड इंटर कर रहा है, तो यहां से 2 कूलम चार्ज ही पर सेकंड ही निकलेगा। हो सकता है यहां पे स्पीड ज्यादा हो, यहां पे स्पीड कम हो, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, वो एक अलग बात है। लेकिन करंट का वैल्यू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I4, तो पक्का बात हो गई। मतलब क्या समझ में आया कि अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज पर सेकंड यहां पे आएगा उतना ही चार्ज पर सेकंड यहां पे होगा। मतलब करंट का वैल्यू हर इंस्टेंट पे क्या होगा? सेम होगा। नेक्स्ट, करंट कैरिंग कंडक्टर रिमेन्स न्यूट्रल। यहां पे बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, वो कहता है सर इसमें से चार्ज फ्लो कर रहा है तो चार्ज होना चाहिए ना। नहीं भाई, ऐसा समझो कि मान लो यहां से पानी फ्लो कर रहा है, मतलब पानी पैदा थोड़ी ना कर रहा है, पानी को यहां से अंदर डाला है मतलब यहां से निकलेगा। तो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस अगर आप अगर करंट फ्लो कराते हो, तो यहां से जितना चार्ज इंटर करेगा उतना ही चार्ज यहां से एग्जिट करेगा। अगर इस पे पहले से 50 फ्री इलेक्ट्रॉन्स था तो क्या वो चार्ज था? नहीं, 50 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो भले बाउंडेड ना हो कि फ्री है, लेकिन टोटल तो न्यूट्रल ही होगा ना एटम। तो 50 इलेक्ट्रॉन के साथ ये न्यूट्रल था। अब करंट फ्लो होने का मतलब है 100 इलेक्ट्रॉन अंदर आया तो 100 इलेक्ट्रॉन बाहर गया, मतलब ये न्यूट्रल रहेगा, ये चार्ज नहीं हो जाएगा, Q 0 होगा। और अगर Q 0 हो, नेट चार्ज अगर 0, तो इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा कैसा होगा? 0। बट करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। ये हमने कहां डिफाइन किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर के अंदर या बाहर? तो करंट कैरिंग कंडक्टर न्यूट्रल है, मतलब उसके बाहर, अराउंड कंडक्टर, ठीक है ना। तो ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ करंट पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जांपल, इफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एरिया, करंट ऑलवेज डिफाइन अक्रॉस द एरिया। ऐसा नहीं कि करंट कहीं भी डिफाइन करेंगे, फ्लोइंग थ्रू द एरिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, Q इज इक्वल टू T² प्लस 4T प्लस 3, देन फाइंड करंट एट T इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड इन T इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब ये बहुत ही डिफरेंट बात है। करंट एट T इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड करंट इन T इज इक्वल टू 2 सेकेंड डिफरेंट है। एक्जैक्टली 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा और नेट 2 सेकेंड में एवरेज करंट कितना फ्लो होगा? 2 क्वेश्चन आ गया ये। तो बताएं, आप जानते हैं इंस्टेंटेनियस करंट आप निकालेंगे वो होता है dQ/dt। आपको लगेगा कि एग्जैक्टली काइनेमेटिक्स जैसा सवाल है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी को जैसे डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सीलरेशन मिलता है, यहां पे चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट किए साहब, T² का डिफरेंशिएशन 2T एंड 4T का डिफरेंशिएशन 4। कब चाहिए था आपको इंस्टेंटेनियस करंट? एट T इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे।
तो t इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये होगा 4, 2 मल्टीप्लाई टू 4 प्लस 4 8 एम्पियर। 8 एम्पियर इज आंसर, दैट्स इट। अगर आपको एवरेज करंट चाहिए तो एवरेज करंट होता है फाइनल फ्लोइंग चार्ज एट t इज इक्वल टू 2 माइनस इन 2 सेकेंड में पूछ रहा था तो t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना गया था और 2 सेकेंड पे कितना चार्ज गया डिवाइडेड बाई टोटल डेल्टा t। तो जब आप 2 सेकेंड पे चार्ज निकालेंगे तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 का होल स्क्वायर 4 एंड 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8, 8 एंड 4 12 प्लस 3 15 और जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 2, 15 माइनस 2 सॉरी 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 कितना होगा साहब, तो होगा 12, 12 बाई 2 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर इज एवरेज करंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड एंड 8 एम्पियर इज इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है बेटा, आगे देखिए, इफ आई करंट डायरेक्टली करंट गिवन है, करंट आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, देन फाइंड करंट एट t is equal to 2 सेकेंड एंड करंट इन 2 सेकेंड। अब मेरी बात सुनना ढंग से, क्वेश्चन लगभग सेम है लेकिन ऊपर में चार्ज गिवन था और यहां पे मैंने आपको क्या दे दिया, करंट। अगर मैं पूछता हूं करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देखे कि करंट ही बताओ तो आप कुछ नहीं करोगे, करंट में t की वैल्यू आप 2 सेकेंड पुट कर दोगे। ये करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ही तो गिवन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे करंट की वैल्यू डिफरेंट आएगी। 2 पुट करेगा तो 2 का होल स्क्वायर 4 एंड 4 मल्टीप्लाई 2 इज 12 एम्पियर इज अ करंट। ये कौन सा करंट आपने निकाला है, इंस्टेंटेनियस 2 सेकंड पे कितना था। लेकिन अगर आपको एवरेज करंट चाहिए तो एवरेज करंट गिवन है तो इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कर देंगे। यहां पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई गिवन था आपका ये रहा, टी स्क्वायर प्लस 2t, इसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो आई एवरेज आपका आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू डी टी 0 से 2 सेकेंड तक डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड तक। बहुत आसान कंसेप्ट है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा t का पावर 3 बाई 3 टी एस क्यूब बाई क्यू 3 डिवाइडेड बाई 2t है, 2 बाहर, t का इंटीग्रेशन करेंगे टी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कटेगा तो सिंपल बचेगा टी स्क्वायर। यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे 0 से 2 तक और dt का इंटीग्रेशन t होगा, यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे 0 से 2 तक। जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब क्या होगा बेटा 8 और यहाँ पे जब आप 2 रखेंगे 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4। आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 0, 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करेंगे, ये आपका करंट का वैल्यू आ गया। तो ये करंट आपने कैसा निकाला था, एवरेज करंट निकाला है। और इंस्टेंटेनियस करंट तो डायरेक्टली निकाल देंगे, करंट का ही फंक्शन गिवन है तो उसमें टी की वैल्यू पुट कर दे। कुछ ऐसे सवाल गिवन होते हैं जैसे मान लीजिए गिवन है q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई का पावर माइनस लेमडा टी, देन फाइंड इनिशियल करंट। अब कुछ भी टाइम गिवन है सीधा बोले इनिशियल करंट मतलब t इज इक्वल टू 0, इनिशियल मतलब t इज इक्वल टू 0। कैसे निकालेंगे करंट, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अगर आपने काइनेमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये सब हलवा सवाल लगेगा एकदम, कोई खास बात नहीं इसमें। क्यू नॉट बाहर, e का पावर माइनस लेमडा टी का जो डिफरेंशिएशन होगा e का पावर माइनस लेमडा टी होगा, फिर माइनस लेमडा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस लेमडा बाहर आ जाएगा, तो ये होगा आपका माइनस लेमडा क्यू नॉट। इनिशियल पूछा है मतलब करंट आपको चाहिए t इज इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पे टाइम को 0 रखेंगे, e का पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो आपका वैल्यू आएगा माइनस लेमडा क्यू नॉट एम्पियर, दैट्स इट। बहुत आसान है क्या बेटा ये। आगे देखिए, कुछ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन कर लिया। अब आइए अब सवाल करते हैं हम लोग एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व पे कैसे सवाल पूछे जाते हैं समझिएगा। मान लीजिए कि मैंने एक ग्राफ बनाया करंट वर्सेस टाइम का, साहब एक ग्राफ बना दिया सॉरी चार्ज वर्सेस टाइम का। किसी एक वायर से ये फ्लो कर रहा है, दूसरे वायर से ये फ्लो कर रहा है। यहाँ से एंगल गिवन है 30 डिग्री और यहाँ से एंगल गिवन है 30 डिग्री। ये दो वायर के लिए चार्ज वर्सेस टाइम का रिलेशन गिवन है। अगर मैं आपसे पूछूं वायर 1 में करंट का वैल्यू डिवाइडेड बाई वायर 2 में करंट के वैल्यू का रेशियो बताइए, तो चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो करंट को बताता है। कैसे? स्लोप का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन y वाले का x के रिस्पेक्ट में, तो dq बाई dt को करंट कहते हैं, मतलब स्लोप मीन्स करंट। और स्लोप निकालते कैसे हैं? tan थीटा से। तो इसको लिख सकते हैं आप I1 के लिए tan थीटा, थीटा में से x एक्सिस से लेते हैं स्लोप के लिए, तो 60 हो जाएगा। और नीचे वाला क्या हो जाएगा बेटा? tan 30 हो जाएगा। tan 60 इज इक्वल टू √3 1/√3, तो ये हो जाएगा आपका 3:1 आंसर। क्या आपको ये समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मान लीजिए कि मैं ग्राफ बना देता हूँ I वर्सेस T का। I वर्सेस T का कुछ ऐसा ग्राफ है। सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोई खास बात नहीं है। एप्लीकेशन सीखना चाहते हैं अपन 2 and 4।
ये सिंपल करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अगर मैं आपसे पूछता हूं फाइंड एवरेज करंट, आई एवरेज 0 to 4 सेकेंड के बीच में, ये टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इन 4 सेकेंड। क्या ये दोनों एक ही सवाल है? बिल्कुल ये दोनों एक ही सवाल है, ये डिफरेंट सवाल है ही नहीं। क्योंकि एवरेज करंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। एंड अगर आपको टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पता चल गया 4 सेकेंड में, तो टोटल कितना चार्ज फ्लो किया 4 सेकंड में डिवाइडेड बाई टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, एवरेज करंट आ जाएगा। ये दोनों बातें एक ही है, समझिए। यहां पे जैसे यहां पे भी हमने सवाल किया था एवरेज करंट बताओ, तो एवरेज करंट कितना होता है, टोटल फ्लोइंग चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। एंड टोटल फ्लोइंग चार्ज कैसे निकाल सकते, तो यही रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्या मैं अगर चार्ज को डिफरेंशिएट करूंगा तो करंट मिलेगा, और करंट को इंटीग्रेट कर दूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो टोटल फ्लोट चार्ज निकल जाएगा। मतलब करंट को इंटीग्रेट करूंगा तो चार्ज नहीं मिलेगा। देखो क्यू को डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ आई मिलेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक इंस्टेंट पे होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी इज करंट, एक इंस्टेंट पे टाइम पे होता है डिफरेंशिएशन। लेकिन जब इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट में होता है, तो आई इंटू डी टी चार्ज नहीं होता, आई इंटू डी टी होता है टोटल फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां से डी क्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, आई इंटू डी टी इंटीग्रेशन कर देंगे, और आई इंटू डी टी इंटीग्रेशन मतलब एरिया ऑफ दिस ग्राफ। एरिया ऑफ दिस ग्राफ बताइए कितना होगा, हाफ मल्टीप्लाई हाइट कितना है बेटा 10, और बेस कितना है इसका 4, तो हाफ मल्टीप्लाई 4 इंटू 10 ये हो जाएगा 20, तो 20 कूलम आपका आ जाएगा टोटल फ्लो ऑफ चार्ज। डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर दे तो ये 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5 एम्पियर करंट आ जाएगा एवरेज करंट। और अगर आप एवरेज करंट डायरेक्ट निकालते तो यही तो करते, आई इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी मतलब टोटल टाइम इंटरवल 4 सेकंड से डिवाइड करते, एक ही बात है दोनों। स्क्रीन पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्लीज। चार्ज इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ स्पीड वी। एक चार्ज है क्यू मान लेते हैं, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड वी से घूम रहा है, तो एवरेज करंट कितना डिफाइन होगा। तो मान लो यहां पे कोई क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हो आप, इस एरिया से चार्ज यहां पे क्यू निकल के गया, कितनी देर बाद वापस घूम के आएगा, टी टाइम के बाद। तो टोटल फ्लो ऑफ चार्ज कितना हो गया, क्यू डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन इज टी, ये हो जाएगा आपका एवरेज करंट। बहुत सिंपल है। और टोटल टाइम इसको कितना लगेगा, तो स्पीड v है, टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर बाई डिवाइडेड बाई स्पीड v, तो आप इसको लिख सकते हैं q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर डिवाइडेड बाई v ऊपर चला जाएगा। अगर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन होता तो इसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल ई लिख देते हैं यहाँ पे। तो आई एवरेज का जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से, क्योंकि प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन ही सर्कुलर पाथ में घूमता है एटम के अराउंड एंड ऑल, सॉरी न्यूक्लियस के अराउंड, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ई वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अब एक बात याद करिए, अगर स्पीड v गिवन नहीं होता, v के जगह पे एंगुलर स्पीड गिवन होता तो v को आप r ओमेगा लिख सकते थे। जैसे आप v को r ओमेगा लिखेंगे, या v बाई आर, यहां से देखिए v बाई आर को क्या लिख सकते ओमेगा, तो आप लिख सकते e ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, दैट सिंपल है। या अगर आपको ये गिवन होता कि ये चार्ज इलेक्ट्रॉन f फ्रीक्वेंसी के साथ घूम रहा है, तो इसका जो करंट आता 1/t फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब EF। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से लेके मॉडर्न फिजिक्स तक, कि एक इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ में घूमने की वजह से अगर उसका फ्रीक्वेंसी f है तो एवरेज करंट कितना प्रोड्यूस होगा, E इंटू एफ, ये एवरेज करंट प्रोड्यूस होगा। क्लियर है, कोई खास बात नहीं है। मान लीजिएगा कि रिंग लेते हैं अपन, एक क्या लिया अपन ने, रिंग। इस रिंग पे टोटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग पे टोटल कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है साहब, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस r है, एंड ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, आर रेडियस का रिंग है, तो इसमें एवरेज करंट कितना डिफाइन होगा, तो आई एवरेज क्या होगा, आई एवरेज होगा टोटल क्यू चार्ज फ्लो करने में कितना टाइम लगता है। टोटल क्यू चार्ज एक पॉइंट पे नहीं है, यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो टोटल क्यू चार्ज जो फ्लो करेगा उसमें टोटल टाइम टी लेगा, और टी को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, याद करिए टी को लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, तो क्यू इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एवरेज करंट। अगर यहां पे इंस्टेंटेनियस करंट भी डिफाइन करते हैं आप, इंस्टेंटेनियस करंट जो कि होता है डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो यहां से छोटे से एंगल थीटा में ये लेंथ लेंगे आप आर डी थीटा, टोटल चार्ज Q है 2 पाई आर में, टोटल चार्ज Q कितने डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2 पाई आर डिस्टेंस में, तो पर यूनिट लेंथ हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इनटू इस लेंथ में हो जाएगा R इंटू डी क्यू, तो ये हो जाएगा आपका R इंटू डी थीटा, तो ये हो जाएगा R इंटू डी थीटा, ये आपने क्या लिख लिया डी क्यू, डी थीटा डिवाइडेड बाई
डी टी। डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी याद करिए क्या होता है, ओमेगा। आर से आर कैंसिल होगा तो ये जवाब आएगा क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। और ये इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट सेम आया, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे पर सेकंड जो इंस्टेंटेनियस करंट होगा एक एवरेज टाइम इंटरवल में डेल्टा टी में उतना ही करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस करंट इज कांस्टेंट, ये वैरी थोड़ी ना कर रहा है, कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा है। तो एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट सेम होगा। अगर इसका एंगुलर स्पीड वैरिंग होता तो हर इंस्टेंट पे जो इंस्टेंटेनियस करंट आता, क्योंकि यहां से गुजरने वाले चार्ज का स्पीड बढ़ जाता, लेकिन अब ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो गुजरने वाली चार्ज की स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं बेटा, मान लो एक रॉड है, रॉड में टोटल चार्ज है Q और रॉड का लेंथ है L, v वेलोसिटी से रॉड मूव कर रहा है, तो इंस्टेंटेनियस करंट कितना प्रोड्यूस करेगा उस स्पेस में जहां से ये रॉड गुजरता है। तो आप क्या करेंगे कि इंस्टेंटेनियस चार्ज लिखेंगे dq बाई dt। मान लो ये लेंथ पे dx लेंथ पे आप चार्ज लिख रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका dq बाई dt। dx लेंथ पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब होता है इंस्टेंटेनियसली वहां से कितना करंट, कितना चार्ज फ्लो करा है। तो कितना चार्ज फ्लो करा है dq, वो dx लेंथ से भागेगा। तो dq क्या लिखेंगे, टोटल q चार्ज है n लेंथ में, टोटल q चार्ज है l लेंथ में, तो dx मोटाई में कितना चार्ज होगा, पर यूनिट लेंथ में q बाई l हो गया चार्ज, तो dx लेंथ में होगा पर यूनिट लेंथ इंटू dx लेंथ, तो इंटू dx डिवाइडेड बाई dt। dx बाई dt क्या हो जाएगा, v वेलोसिटी से रॉड चल रहा है तो ये लेंथ dt टाइम में dx लेंथ चलेगा, तो dx बाई dt क्या होगा, v, तो ये हो जाएगा qv बाई l। अगर इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा गिवन है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ये आ जाएगा आपका लेमडा इंटू वी। अरे भाई dx बाई dt v हो गया ना, q बाई l को लेमडा कह सकते हैं। तो अगर चार्ज गिवन है तो आंसर ये आ जाएगा, लेमडा गिवन होता तो आंसर आ जाता लेमडा इंटू वी। बहुत आसान है। तो ये क्वेश्चन हमने करे कुछ कैलकुलेशन ऑफ करंट पे। मान लो कंडक्टर इज आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर मीन्स नो पोटेंशियल डिफरेंस applied across the conductor, no potential difference across conductor, कंडक्टर के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई नहीं किया है, आइसोलेटेड कंडक्टर लिया है। आइसोलेटेड कंडक्टर, नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, मतलब ये सिंपल कंडक्टर है। अब इसका हम लोग स्टडी करते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा होता है। आइसोलेटेड कंडक्टर जिसमें कोई पोटेंशियल बाहर से अप्लाई नहीं किया है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है रैंडम मोशन में होता है। एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहीं ऊपर जा रहा है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन, इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन एंड उसका जो पाथ होगा, एंड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू कोलिजन। क्या कोलिजन भी होंगे? बिल्कुल। जो बहुत सारे रैंडम पाथ में इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराएगा भी, तो दो कोलिजन के बीच में पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, फिर उस कोलिजन के पाथ स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा इलेक्ट्रॉन। मतलब हर दो कोलिजन के बीच में जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा स्ट्रेट लाइन होगा। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई एंड ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, बट एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। एवरेज वेलोसिटी मतलब नो नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज, नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज जीरो है, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना चार्ज इधर आया उतना ही उधर गया, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। बट देयर इज वेरी मूविंग विद अ वेरी हाई स्पीड, मतलब टोटल डिस्टेंस तो कुछ ट्रेवल करा ही ना। अब एक इलेक्ट्रॉन उधर गया फिर टकरा के पीछे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रहा है, और वो डिस्टेंस ऑलमोस्ट 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड के पास आता है। ये जो रैंडम मोशन है उसको कहते हैं मोस्ट थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर की वजह से वो एनर्जी उसमें डेवलप हुआ है। तो साफ साफ लिख सकते हैं थर्मल एनर्जी हाफ mvrms का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kBT। इस रिलेशन से बस मुझे यही समझाना है कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है एग्जैक्टली गैसियस मॉलिक्यूल के मोशन जैसा होता है। गैसियस मॉलिक्यूल के मोशन जैसा होता है, एग्जैक्टली गैसियस मॉलिक्यूल के मोशन जैसा होता है। यहां से 2 से 2 आप कैंसिल कर देंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा √3 kBT बाई m, मतलब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। जैसे से टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन बढ़ेगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं कि इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। स्ट्रेट लाइन होता है, रैंडम मोशन में होता है, जिग जैग पाथ में ट्रेवल कर रहा होता है विद अ वेरी हाई स्पीड, बट एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है उसका, जीरो। उसका जो स्पीड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ टेम्परेचर होता है। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। मान लो 10 मीटर चला और 5 कोलिजन हुआ था, मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, 2 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ द चार्ज पार्टिकल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इज डिफाइंड एज मीन फ्री पाथ। या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन 2 कोलिजन, क्योंकि हर 2 कोलिजन के बीच में जो टाइम होगा वो कांस्टेंट हो जरूरी नहीं है। तो एवरेज टाइम बिटवीन 2 कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। स्क्रीन पॉज करके लिखिए। अभी मैंने आपको समझाया था कंडक्टर के क्रॉस बैटरी नहीं लगाते हैं तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका नेचर कैसा होता है, मूविंग विद अ वेरी हाई स्पीड इन अ रैंडम मोशन। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है उसका, जीरो। पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, राइट। अगर मैं बैटरी एक लगा दूं जिसकी वजह से मान लीजिए एल लेंथ का कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, बैटरी लगाया मैंने ईएमएफ वी का, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो हो जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ दे, बताइए कितना हो गया, वी डिवाइडेड बाय लेंथ। आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया इसके अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E, दैट इज इक्वल टू VL। अब क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इलेक्ट्रॉन का पाथ ये देखिए स्ट्रेट लाइन था। व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, समझिएगा प्लीज अच्छे से, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं तो रैंडम मोशन में था विद स्ट्रेट लाइन पाथ, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, पाथ विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो भी इलेक्ट्रॉन इसी पाथ पे जाना चाहता था विद हाई स्पीड, इतना ज्यादा स्पीड था, कोई बहुत ज्यादा स्पीड से भाग रहा होगा, उस पर थोड़ा फोर्स लगाओगे तो उसका नेट जो इनर्शिया ऑफ मोशन था उसको तुरंत से खत्म तो नहीं कर पाओगे आप। तो यहां पे जैसे ही आपने यहां पे हाई पोटेंशियल दिया, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये निगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ऐसा कह सकते हैं चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज E इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से पीछे की तरफ थोड़ा सा ये अट्रैक्शन महसूस करेगा। तो इसका पाथ अभी भी पीछे जा रहा था, जाएगा पीछे ही, लेकिन इसका पाथ हो जाएगा पैराबोलिक। कैसा पाथ हो जाएगा, पैराबोलिक। कब, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहा था जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा। तो असल में आप ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर बाद यहां होना चाहिए था लेकिन अब यहां है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर गया। असल में इलेक्ट्रॉन पाथ तो ये ट्रेवल करके गया है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो क्या इलेक्ट्रॉन यहां होता, नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां होता। तो इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बोल देते हैं कि यहां से यहां है। असल में ये एक्चुअल पाथ नहीं है, ये इफेक्टिव लेंथ ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन यहां होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां पे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने की वजह से पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड इसका पाथ हो जाता है पैराबोलिक, और ये लेंथ इफेक्टिव मूव करता है। तो आप देखे होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में ऐसा बना देते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बना देते हैं और बोल देते हैं पीछे चल रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है क्या, नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन पहले रैंडम मोशन में था विद अ वेरी हाई स्पीड, उसी रैंडम मोशन में रहेगा, बट इफेक्टिवली सारे इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा पीछे ड्रिफ्ट कर जाएंगे, और ये ड्रिफ्ट लेंथ होगा उनका इफेक्टिव मूवमेंट लेंथ। समझ आया। ओवरऑल जब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा या 11th 12th क्लास में पढ़ते हैं तो मास्टर या कॉपी में ये गिवन होता है, बुक किताबों में ये गिवन होता है कि इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ भाग रहा है, सारे, जैसे बैटरी लगा सारे इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहां जाता विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो ये इफेक्टिव लेंथ ट्रेवल कर गया इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो अब समझिएगा अगर फोर्स ये रहा तो फोर्स को एक्सीलरेशन लिख सकते हैं फोर्स बटा मास, तो ये जाएगा स्मॉल ई कैपिटल E बाई एम, वेयर E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर कैपिटल E इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लिखा हुआ है, और M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। M क्या है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आ गया आपका एक्सीलरेशन। अब अगर आप देखें एवरेज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज इनिशियल वेलोसिटी प्लस
एक्सीलरेशन इनटू टाइम। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से यूनिफॉर्म फोर्स लगेगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन डेवलप होगा। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी था 0, तो एवरेज वेलोसिटी जो डिफाइन हो जाएगा, जिसको कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इज इक्वल टू एक्सीलरेशन स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम टाउ। ये रिलैक्सेशन टाइम है, दो कोलिजन के बीच का टाइम है, क्योंकि यहां पे कोलिजन होती है तो अलग कहीं चला जाएगा वो पार्टिकल, इसीलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां से डिफाइन करते हैं हम लोग। क्या है ये बेटा? ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। ये आ गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, तो असल में इलेक्ट्रॉन का स्पीड और वेलोसिटी इक्वल नहीं है। स्पीड तो बहुत ज्यादा 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहां पे जो वेलोसिटी का ऑर्डर देखते हैं तो यह आ जाता है 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड के आसपास। बहुत धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा होता है। क्लियर है? आपको मैंने सारी बातें यहां पे समझा दिया है। अब देखिए, मान लीजिए कि ये मैंने कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया अपन ने ए, और इसका लेंथ है एल। तो समझिएगा प्लीज, इसका लेंथ हमने लिया एल और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। इफ एन इज अ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, जहां पे यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा वो नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? तो करंट कैसे डिफाइन करते हैं? करंट डिफाइन करते हैं dq बाई dt। मान लीजिए एक छोटे से क्रॉस dx लेंथ के, ए क्रॉस सेक्शन एरिया के dx लेंथ से जो चार्ज फ्लो करेगा, नेट चार्ज, वो कैसे लिखेंगे आप? तो नेट चार्ज जो फ्लो करेगा आप लिखते हैं dq इज इक्वल टू n इंटू, यहां पे n था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज होगा, तो इस पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा? dx इंटू ए इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वैल्यू ई लिखेंगे। q इज इक्वल टू n इंटू ई होता है, तो एक नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते तो टोटल चार्ज कैरियर आ गया, n की वैल्यू हो गया, टोटल n जो क्रॉस करेगा। ये n टोटल नहीं, ये नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में इतने चार्ज है, तो इस क्रॉस सेक्शनल वॉल्यूम में इतने चार्ज होंगे, इंटू ई लिख लिया। क्लियर है? तो यहां पे डी की वैल्यू पुट करेंगे तो बताइए क्या होगा? NEA, अरे भाई NEA dx बाई dt। dx बाई dt क्या होगा? जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है वो वेलोसिटी, तो ये v आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? NEA VD, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ चार्ज नहीं, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। a क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये रिलेशन आ गया। ये दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी है स्मॉल ई कैपिटल ई एम इंटू टाउ, और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां से आप डिफाइन कर सकते हैं आई बटा एन ई। अगर इन दोनों ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं इक्वल कर दूं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है बेटा? देखो, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। क्लियर है? अगर मैं इसको इक्वल कर दूं इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, आई बाई एन ई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आई बाई एन ई ए। अब यहां पे समझना, आई बाई एन ई ए लिखा है मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू आई बाई एन ई ए। यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। अब जब इक्वल करेंगे ई को आप क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो आप जानते हैं ई इज इक्वल टू है आपका वी बाई एल। तो इसको आप पोटेंशियल ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, ईएमएफ वी बाई एल लिख सकते हैं। तो इसको वी बाई एल लिखिए और बाकी सारे टर्म को उधर ले जाइए। तो इसको वी बाई एल लिखिए, वी बाई एल, और बाकी सारे टर्म्स को उधर ले जाइए, आई को रहने दीजिए, इंटू एम ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल एम जाएगा ऊपर। ये सारे टर्म ई बाई टाउ, तो ये हो जाएगा आपका एन, एक ही यहां पे था और एक ई जाएगा, ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। देखिए बेटा, एन का एन रह गया, ई स्क्वायर हुआ, ये टाउ हुआ और ये हुआ, और ई को अपन ने वी बाई एल लिख लिया था। इस एल को भी उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एल को भी इधर ले जाओ। तो ये जो बना, आप साफ साफ देखिएगा, ये v क्या है? ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू आई एम एल बटा एन ई स्क्वायर टाउ है। ढंग से देखना, ये जो पूरा फिजिक्स में आपको पढ़ा रहा हूं ना करंट इलेक्ट्रिसिटी का, पूरा उल्टा रिवाइज करा दूंगा, उल्टा डिराइव करा दूंगा। पहले एक बार कंसेप्चुअली समझ लीजिए, ये है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा। ओम्स लॉ v इज इक्वल टू आई आर, वो ओम्स लॉ बिल्कुल है। ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। देखिए, ये है ईएमएफ ऑफ द बैटरी v
इज इक्वल टू आई, आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। देखो ये बेटा वही आर है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्या सारे कंडक्टर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा आई करंट की वजह से वो सेम होगा? नहीं, वो तो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है। तो ये वाला जो टर्म है वो प्योर कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, जिसको आप याद करिए रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। रेसिस्टेंस, तो ये एक्चुअल में रेसिस्टेंस का माइक्रोस्कोपिक फॉर्मूला है। रेसिस्टेंस देखिए बेटा, R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से बताइए? R इज इक्वल टू आएगा ML डिवाइडेड बाई NE² टाउ बाई ए। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो MNE² टाउ जो है वो एक चार्ज की प्रॉपर्टी है और ये कंडक्टर के डायमेंशन की प्रॉपर्टी है। किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर है उसका नेचर कैसा है। मान लो कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का नंबर डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, उनके बीच का रिलैक्सेशन टाइम, ये चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई। और कंडक्टर का लेंथ क्या है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ये कंडक्टर के डायमेंशन की प्रॉपर्टी है। तो यहां पे अगर आप ढंग से देखें तो ये वाला जो टर्म है वो पर यूनिट वॉल्यूम में जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा हर जगह। अगर तुम आधा कंडक्टर लो, आधे लेंथ का कंडक्टर लो, तो ये वाला टर्म सेम रहेगा। आधे एरिया ले लो, ये वाला टर्म सेम रहेगा। ये डायमेंशन डिपेंडेंट हो गया। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं अपन। इसको बोलते हैं रो एल बाई ए। और यहां पे ये जो टर्म है ये वाला टर्म, इसको अपन ने क्या बोल दिया? रो, वेयर रो इज रेसिस्टिविटी, वेयर रो इज रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं रेसिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का जो रेसिस्टेंस है ये देखो, ये आर रो हो जाएगा। रो का फॉर्मूला होता है MNE² टाउ। आप जानते होंगे सिग्मा कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। क्लियर है? तो कंडक्टर करंट को रोकने की जो क्षमता रखता है वो इसके रेसिस्टेंस की वजह से आता है। और ये रेसिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है? चार्ज कैरियर की प्रॉपर्टी है और लेंथ के कंडक्टर के डायमेंशन की प्रॉपर्टी है। तो ये देखिए रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आपका आ जाएगा M/NE² टाउ और रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा रो एल बाई ए, वेयर रो इज इक्वल टू MNE² टाउ। अगर 1 अपॉन रो करे तो ये कंडक्टिविटी हो जाता है और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए? 1 अपॉन रो NE² टाउ बाई एम। तो NE² टाउ बाई एम, दिस इज कंडक्टिविटी। आपको लगेगा कि सर ये बहुत लेंदी होता जा रहा है, बिल्कुल भी लेंदी नहीं है। मैं आपको समझाता हूं, ये फॉर्मूला रट लो, बस ये फॉर्मूला रट लो, NE² टाउ बाई एम। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? करंट कंडक्ट कराने की क्षमता, और करंट कंडक्ट कराने की क्षमता उसी की ज्यादा होगी जिसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज्यादा होगा। तो कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। मान लो एक चार्ज कैरियर है जिसका चार्ज है E और दूसरा चार्ज कैरियर है जिसका चार्ज है 5B। तो किसका भागने का प्रॉपर्टी ज्यादा है? कौन ज्यादा करंट फ्लो कर सकता है? जिसमें ज्यादा चार्ज हो ज्यादा करंट फ्लो कराएगा, जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा करंट उतना ज्यादा होगा। तो देखिए चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, एक मोटा आदमी है और एक बहुत पतला आदमी है, किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? भागने की क्षमता किसकी ज्यादा होगी? पतले आदमी की, जिसका मास कम हो। तो देखो मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मास ज्यादा तो कंडक्टिविटी कम। तो बस तुम्हें मैं उल्टा लेके चलता हूं, अब ध्यान से देखना, तुम्हें उल्टा लेके चलता हूं मैं। कंडक्टिविटी क्या होता है सोचो? कंडक्टिविटी मतलब कंडक्ट कराने की क्षमता। कंडक्ट कराने की क्षमता कब बढ़ेगी? जब बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर होंगे, लेकिन हर चार्ज कैरियर का मास बहुत कम होना चाहिए। मतलब कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NE² टाउ बाई एम। कंडक्टिविटी क्या होता है? NE² टाउ बाई एम, NE² टाउ बाई एम। यस, कंडक्टिविटी क्या होता है बताओ? NE² टाउ बाई एम, NE² टाउ बाई एम। इसका उल्टा क्या होता है? रेसिस्टिविटी। सुनना, कंडक्टिविटी क्या होता है? NE² टाउ बाई एम। रेसिस्टिविटी क्या होता है? इसका उल्टा, तो M/NE² टाउ, M/NE² टाउ, ये रेसिस्टिविटी हो गया। और रेसिस्टिविटी को अगर मल्टीप्लाई कर दो तुम लेंथ से और एरिया से डिवाइड करो तो रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस? ML/NE² टाउ एम। आई भाई ML/NE² टाउ इंटू A, ये हो गया तुम्हारा रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस में करंट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा? देखो IML/NE² टाउ A, IML/NE² टाउ A। तो बड़े फॉर्मूला को रटने की जरूरत ही नहीं है, छोटे से उल्टा ले चलता हूं मैं। जैसे जैसे तुम्हें समझाते हुए पीछे है उसका उल्टा ले चलता हूं मैं, सारा फॉर्मूला रटवा देता हूं। देख बताओ, कंडक्टिविटी
एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, रेसिस्टिविटी इसका उल्टा एम बटा एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ, ये हो गया तुम्हारा रेसिस्टिविटी। अब इसको लेंथ से मल्टीप्लाई, एरिया से डिवाइड करो, तो एमएल बटा एन ई स्क्वायर टाउ ए रेसिस्टेंस, इसको तुम आई से मल्टीप्लाई कर दो, आई एम एल बटा एन ई स्क्वायर टाउ ए, ये हो गया तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। अब ये बना किस चीज से, ये दो फॉर्मूला से बना है। कौन से दो फॉर्मूला से, एक बता फोर्स बराबर क्या होता है, QE, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैपिटल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो स्मॉल ई कैपिटल ई फोर्स, फोर्स बटा मास एसिलेशन, एसिलेशन क्या हो जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम एसिलेशन, एसिलेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, देख इधर स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम क्या है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और दूसरा आई इज इक्वल टू एन ई वी डी। इन्हीं दोनों को इक्वेट किया था तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ आया था। फिर इसमें मैंने देखा कि आई एक अलग है और बाकी चीज प्रॉपर्टी कंडक्टर की थी उसको अलग कर दिया और रेसिस्टेंस हो गई। ये रेसिस्टेंस का एक्चुअल फार्मूला होता है, एक्चुअल फार्मूला होता है रेसिस्टेंस का, ये एक्चुअल फार्मूला होता है। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके लिखिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ओम्स लॉ एंड रेसिस्टेंस पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। एग्जांपल करंट डेंसिटी, मोबिलिटी एक्सेट्रा। तो देखिए करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एट अ पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पे डिफाइंड होता है एज अ वेक्टर। दिस इज नॉट अ स्केलर, वेक्टर है ये। करंट डेंसिटी को जे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। मान लीजिए करंट इस कंडक्टर से टोटल करंट फ्लो करा आई और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा टोटल करंट डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। एंड डायरेक्शन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहां पे मैं बैटरी लगाया होऊंगा, इस बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, तो करंट डेंसिटी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। ये एन कैप इज फॉर द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी विच इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया ये बात? मतलब इसका मैग्नीट्यूड होगा करंट पर यूनिट एरिया और डायरेक्शन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर यहां पे करंट डेंसिटी कांस्टेंट है तो ही तो मैं कह सकता हूं ना टोटल करंट इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से आई फ्लो कर रहा है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। अगर ये वेरिएबल करंट डेंसिटी हो फॉर अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, अगर करंट डेंसिटी का मान लो यहां से करंट डेंसिटी कुछ और है, यहां पे करंट डेंसिटी कुछ और है, यहां पे करंट डेंसिटी कुछ और है थ्रू आउट द एरिया, तो मैं थोड़ी नहीं ये फॉर्मूला लिख सकता हूं। उसके लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ढंग से देखिएगा, जे करंट डेंसिटी infinitely small current flowing through the infinitely small area dA लिखूंगा, and direction parallel to the electric field। अब मान लो यहां से करंट इधर फ्लो कर रहा है और इसका परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल लिया है मैंने, इसके परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन लिया। अगर मान लो मैं ये एरिया ले लूं, ऐसा वाला एरिया ले लूं जिसका वैल्यू ए डैश थीटा एंगल पे, यहां से थीटा एंगल पे टिल्टेड एरिया ले लिया। अब पूछूं मैं करंट डेंसिटी बताओ, तो करंट डेंसिटी तो उतना ही है, तुम एरिया ऐसे काटो ऐसे काटो। तो अब देखो इस एरिया का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ हो जाएगा डीए और एंगल हो जाएगा, देखो इधर आई इधर डीए, ये एंगल हो गया तुम्हारा थीटा। तो अब यहां से करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करोगे साहब? तो करंट डेंसिटी डिफाइन करने के लिए एरिया का कंपोनेंट करंट के पैरेलल लोगे तभी तो क्रॉस सेक्शनल परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहां से लिखो डीए कॉस थीटा, क्या लोगे डीए कॉस थीटा। क्लियर है? ये तब लेंगे जब एरिया का डायरेक्शन करंट के पैरेलल ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ना हो। क्लियर है ये बात? तो यहां से देखिएगा डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा जे डी ए कॉस थीटा। बताओ एरिया एक वेक्टर है स्केलर, ऑब्वियसली एरिया का डायरेक्शन होता है तो ये वेक्टर है और करंट डेंसिटी को आपने वेक्टर बोला है। जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट के फॉर्मूले में कॉस थीटा हो तो ये पक्का डॉट प्रोडक्ट आया होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं डी आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये कब लेंगे? जब करंट डेंसिटी वेरिएबल। अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट है तो आप यहां से लिख सकते हैं आई इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे डॉट ए, जे ए कॉस थीटा, ये आएगा करंट डेंसिटी। ठीक है ना? तो ये डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगा देंगे दोनों तरफ, तो ये होगा वेरिएबल करंट डेंसिटी के लिए करंट निकालने का फॉर्मूला। करंट डेंसिटी कई बार सवाल पूछ लेते हैं, क्या होता है? ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। करंट पर यूनिट एरिया तो डिफाइन होगा लेकिन ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा बताइए, आपने आई पढ़ा था, आई का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बताइए? एन ई ए वी डी, ये पढ़ा था फॉर्मूला। अब यहां से ए से डिवाइड कर दो बेटा, ए से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा? एन ई ए वी डी, ये करंट डेंसिटी हो गया। अब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम थ्रू आउट द कंडक्टर सेम होगा। ऐसा तो नहीं है कि यहां पे चार्ज कैरियर ज्यादा है यहां पे चार्ज कैरियर कम है,
चार्ज क्रिएट थ्रू आउट द वॉल्यूम में सेम होता है हर कंडक्टर के लिए, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा। मतलब ये है करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड आप ये भी जानते हो कि करंट डेंसिटी होता है करंट अपॉन एरिया, और थ्रू आउट द कंडक्टर करंट तो क्या होता है, कांस्टेंट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कोई खास बात नहीं, मान लो कि ऐसा कंडक्टर है, तो यहां पे ढंग से देखो, आपको ये डायग्राम देख के फ्लूइड का याद आ जाएगा। आपने पढ़ा था ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यहां पे मान लो एरिया है A1 और यहां पे मान लो एरिया है A2, ठीक है ना। यहां पे करंट का वैल्यू I1 उतना ही होगा जितना यहां पे होगा, तो आप कह सकते हो कि I1 इज इक्वल टू I2। चाहे एरिया कितना भी बड़ा हो A1 से, बट I1 इज इक्वल टू I2। बट करंट डेंसिटी बताइए क्या होगा। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट अपॉन एरिया। जहां पे करंट तो सेम है, जहां पे एरिया कम वहां पे करंट डेंसिटी ज्यादा, तो यहां पे करंट डेंसिटी ज्यादा होगा। क्या लिखेंगे, J1 इज ग्रेटर देन J2। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी V1 इज ग्रेटर देन V2। जहां पे एरिया कम है, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड करंट डेंसिटी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब जहां पे एरिया कम होगा करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, बट करंट थ्रू आउट द कंडक्टर सेम फ्लो करता है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे करंट डेंसिटी के एप्लीकेशन पे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, इफ J वेक्टर इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 3K कैप एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है साहब, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड करंट वेयर एरिया इज इक्वल टू 2J कैप। बताओ करंट कितना होगा। एरिया A1 इज इक्वल टू 2J कैप एंड एरिया 2 इज इक्वल टू 3I कैप। अब करंट बताओ क्या होगा। तो करंट अक्रॉस एरिया A1 इज इक्वल टू 0। क्यों भाई, क्योंकि करंट डेंसिटी एंड एरिया का डॉट प्रोडक्ट ही, देखो करंट डेंसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल, कांस्टेंट करंट डेंसिटी है। तो करंट डेंसिटी एंड एरिया का डॉट प्रोडक्ट किसको डिफाइन करता है, करंट को। अगर जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे 2J कैप, I कैप J कैप 0, K कैप J कैप 0, तो करंट क्या हो जाएगा 0। बट यहां से जब करंट डिफाइन करोगे एरिया A2 से, तो ध्यान से देखो I का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 6 एम्पियर, और K और I का क्या होगा 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कुछ समझ आया थोड़ा सा। अच्छा सवाल देखिए एक, चलिए क्वेश्चन अपन फिर कर लेंगे, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। मोबिलिटी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मोबिलिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में अपन लिख सकते हैं, याद करिए स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, और कैपिटल यहां से पहले से है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मोबिलिटी आ जाएगा आपका स्मॉल ई कैपिटल ई, सॉरी स्मॉल ई टाउ बाई एम। दिस इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हर बार एग्जाम में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम में ये सवाल पूछते हैं कि बताइए मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा। अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो तभी बढ़ेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, क्योंकि मोबिलिटी बराबर होता है ई स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम टाउ बाई एम। तो जब ई बढ़ाएंगे तभी वीडी बढ़ेगा। अगर ई को डबल कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आधा करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आधा हो जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला तो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि खुद ही एक दूसरे को कैंसिल कर ले। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो गया, तो स्मॉल ई टाउ बाई एम। ये एक्चुअल में चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टी आ गई। अलग अलग चार्ज पार्टिकल के लिए मोबिलिटी अलग अलग होता है। जैसे अपन इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी देखें और उसको प्रोटॉन की मोबिलिटी से कंपेयर करें, तो प्रोटॉन के कंपेयर में कहीं बहुत गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी।
क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। मोबिलिटी मतलब भागने की क्षमता, जिसका मास कम होगा उसकी भागने की क्षमता ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन की भागने की क्षमता ज्यादा होगी या प्रोटॉन की? इलेक्ट्रॉन की क्षमता होगी, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है। और जिसका चार्ज कैरियर जितना ज्यादा होगा, चार्ज जितना ज्यादा होगा, उसकी मोबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो मोबिलिटी का सिंपल सा डेफिनेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इन दोनों पे डिपेंड करता नहीं है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाता है, तो ई टाउ बाई एम इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का मोबिलिटी कंपेयर करो, तो अल्फा पार्टिकल में अल्फा पार्टिकल का चार्ज डबल लेकिन मास 8 टाइम्स हो जाता है। तो मास बहुत ज्यादा होने के इस वजह से प्रोटॉन का मोबिलिटी ज्यादा होता है अल्फा पार्टिकल के कंपेयर में। क्लियर है ये बात? अब नेक्स्ट समझिएगा, एक बात बताओ, म्यू इज इक्वल टू वीडी अपन ने लिखा है। म्यू इज इक्वल टू क्या लिखा है? वीडी। अच्छा, और करंट डेंसिटी क्या लिखा है? करंट डेंसिटी लिखा है आई बाई ए। तो यहां से अगर मैं जे के फॉर्मूले में आई का फॉर्मूला लिखूं, आई लिख दूं अपन NEA VD डिवाइडेड बाई ए, तो ए से तो कैंसिल होगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख सकता हूं म्यू इंटू ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहां पे क्या लिख सकता हूं? म्यू इंटू ई। तो इसको लिख सकता हूं मैं, या फिर एक काम करो, आई इज इक्वल टू अपन ने ये लिख दिया यहां से। अब एक काम करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐसे लिखो, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखोगे NE है पहले से, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या लिखोगे? स्मॉल ई, याद करो स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। क्लियर है बेटा? तो ये ई क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर हो जाएगा। और NE स्क्वायर टाउ बाई एम याद करो क्या होता है? ये सिग्मा कंडक्टिविटी, अभी पढ़ाया था मैंने। NE स्क्वायर टाउ बाई एम क्या होता है? याद करो कंडक्टिविटी। तो यहां से एक रिलेशन निकलेगा, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ये याद करो, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। J भी वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? वेक्टर है। तो J इज इक्वल टू सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखिए, यहां से प्रूफ भी हो गया कि करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और ये तो कंडक्टिविटी आपका कांस्टेंट होता है। यहां से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू J बटा सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? J बटा सिग्मा। क्या आपको ये समझ आया? अच्छा, एक काम करते हैं, म्यू इज इक्वल टू स्मॉल ई टाउ बाई एम है, यहां से ई से मल्टीप्लाई और ई स्क्वायर टाउ बाई एम, और ई से डिवाइड कर देते हैं। चलो यहां पे ई से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो तो दोनों तरफ ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, NE से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा NE स्क्वायर। देखो NE से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? ये NE स्क्वायर टाउ बाई एम, और NE स्क्वायर टाउ बाई एम को क्या लिख सकते हैं अपन? सिग्मा। भाई साहब NE स्क्वायर टाउ बाई एम को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा। तो इसको लिख देते हैं अपन, देखो सिग्मा इज इक्वल टू, बेटा समझना बहुत आसान है, मैंने क्या किया? N इंटू ई से मल्टीप्लाई किया, तो NE स्क्वायर टाउ बाई एम क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा, और इज इक्वल टू NE मल्टीप्लाई किया था दोनों तरफ तो NE म्यू। तो सिग्मा का म्यू के टर्म्स में फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू NE म्यू। ये सारे फॉर्मूले एक दूसरे के से इसी तरीके से कनेक्टेड है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको आगे ड्राइव करते हुए लेके आया हूं, मैं एक्जैक्टली पीछे ले जाऊंगा, और आपको जहां से आपको साफ साफ दिख जाएगा किस फॉर्मूले के साथ किसका रिलेशन कैसा है और क्यों है। क्लियर है? कोई खास बात नहीं है। मोबिलिटी एंड करंट डेंसिटी आपको मैंने यहां पे समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का कंडक्टर ले लिया। इसका एरिया यहां पे देख पा रहे होंगे 1 पे कम है और 2 पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका EMF है E। अब अपने को 1 और 2 पॉइंट पे करंट कंपेयर करना है। तो ढंग से देखिएगा, पर यूनिट टाइम में जो चार्ज यहां से फ्लो करेगा, यहां से उतना ही चार्ज फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम में। मतलब करंट एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू करंट एट पॉइंट 2। क्यों? क्योंकि चार्ज कंजर्व रहता है साहब, चार्ज कंजर्व रहता है, इसीलिए रीजन पता होना चाहिए। करंट डेंसिटी अगर कंपेयर करना हो 1 और 2 पे, तो करंट डेंसिटी होता है करंट अपॉन एरिया। करंट दोनों पॉइंट पे कांस्टेंट है, तो करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एरिया। जहां पे एरिया ज्यादा वहां पे करंट कम, जहां एरिया कम वहां पे करंट ज्यादा, तो J1 इज ग्रेटर देन J2 होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको याद है J इज इक्वल टू होता है सिग्मा ई। अब एरिया बढ़ रहा है लेकिन कंडक्टिविटी तो कांस्टेंट ही रहेगा साहब, मतलब करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। या यूं कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी, तो जहां पे करंट डेंसिटी ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। समझ ले ध्यान से आप, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। बहुत सिंपल सा रिलेशन है, J बराबर सिग्मा ई। एरिया बढ़ रहा है इसका मतलब कंडक्टिविटी थोड़ी ना बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी डिफाइन होता है पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में क्या कहेंगे? तो I इज इक्वल टू
NEAVD, करंट सेम है, NE सेम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहां पे एरिया कम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा 1 पॉइंट पे, किसके कंपेयर में? 2 पॉइंट के कंपेयर में। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आईटी मेन का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट देखिएगा, मान लीजिए कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर लेते हैं अपन, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एरिया इज कांस्टेंट, बट ए पॉइंट से जैसे मैं आगे बढ़ के बी पॉइंट पे जाता हूं तो इसका रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, एंड फ्रॉम ए टू बी। अब बताइए करंट ए और बी पे, तो देखो ए पॉइंट पे करंट बी के इक्वल होगा, करंट हमेशा सेम होता है। क्यों? क्योंकि इसका कंडक्टिविटी बढ़ रहा हो या घट रहा हो इसको कोई मतलब नहीं है, पर सेकंड जितना चार्ज यहां से इंटर करेगा पर सेकंड उतना ही चार्ज यहां से बाहर आना चाहिए। क्यों? चार्ज कंजर्व रहता है। करंट डेंसिटी भी सरप्राइजिंगली सेम होगा क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया कांस्टेंट है। अगर एरिया कांस्टेंट है तो करंट डेंसिटी तो सेम ही होगा साहब। बहुत सही यार, करंट डेंसिटी सेम है। अच्छा, यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताइए, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप ऐसे देखेंगे जे बराबर, आपको याद है सिग्मा ई, लेकिन यहां तो रो है यार, तो कोई बात नहीं, सिग्मा इज इनवर्स ऑफ रो, तो यहां पे आप लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू ई बाई रो। अब बताइए ध्यान से, जे कांस्टेंट है या वेरिएबल है? जे इज कांस्टेंट, देखिए यहां पे जे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये अगर बढ़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ना चाहिए, तभी तो ये कांस्टेंट रह पाएगा। या रो को यहां ले आइए, रो बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, किसके कंपेयर में? ए पॉइंट के कंपेयर में। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेयर में, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम, मास तो कांस्टेंट है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताइए बी पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा, किसके कंपेयर में? ए के कंपेयर में। तो फॉर्मूला का यहां पे वेरिएशन थोड़ा ज्यादा है। अब आप सारे फॉर्मूले को याद रख कैसे सकते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं अभी, क्योंकि इस क्लास में मैंने फॉर्मूला वाला पार्ट पे ज्यादा फोकस किया है, तो वो आपको याद रहना चाहिए। कैसे याद रहेगा सुनिए, मुझे भी याद है, मैं बिना देखे पूरा बोर्ड भर दूंगा फॉर्मूले से। कैसे? मैंने लॉजिकली अरेंज किया उसको। कैसे अरेंज किया सुनिए, सबसे पहले मैंने डाटा सिग्मा, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब भागने की क्षमता। भागने की क्षमता उतनी ज्यादा होती है जितना मास कम होता है, तो मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और भागने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी जितना चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा फोर्स ज्यादा लगेगा तो भागूंगा जल्दी, तो चार्ज ज्यादा होना चाहिए। और चार्ज गिरे जितना ज्यादा होगा, मतलब मान लो 2 ही लोग हैं भागने वाले, तो 2 लोग जितना काम कर सकते हैं, और 50 लोग हैं भागने वाले, तो 50 चार्ज से ज्यादा करंट फ्लो करेगा कि 2 चार्ज से? 50 चार्ज से, मतलब ज्यादा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होंगे कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। मतलब कंडक्टिविटी इज NE स्क्वायर टाउ बाई एम। कंडक्टिविटी क्या होगा? NE स्क्वायर टाउ बाई एम। क्या ये तुम्हें समझ आता है कि नहीं आता है? बोलो। सिग्मा ये क्या है? ये कंडक्टिविटी है। क्या है ये? कंडक्टिविटी है ये, NE स्क्वायर टाउ बाई एम। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि रो इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सिग्मा। कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी इज इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? M बटा NE स्क्वायर टाउ। उल्टा कर दे यार, उल्टा कर दे, उल्टा कर दे, सिग्मा से रो निकल जाएगा। बहुत सही, रो भी पता चल गया। अब इसको L से मल्टीप्लाई और A से डिवाइड कर दो तो रेसिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस बराबर होता है रो L बाई A। तो देखना आप ढंग से, R बराबर क्या हो जाएगा? मैं देखो ML, देखो यहां पे ML बटा NE स्क्वायर टाउ इंटू ए, ये रेसिस्टेंस हो गया। और आप जानते हैं V बराबर IR, ओम्स लॉ, जिसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। V बराबर IR, R अपने को पता है, I से मल्टीप्लाई कर दो तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ आ जाएगा, जो बच्चों को याद ही नहीं रहता। MLI क्या हो जाएगा बेटा? अपन I से मल्टीप्लाई कर दे, MLI बटा NE स्क्वायर टाउ इंटू ए। और असल में आपको याद हो तो ये फॉर्मूला हमने निकाला कैसे था? ये फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले से आया था। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? सुनना, वेलोसिटी बराबर क्या होता है? एक्सीलरेशन इनटू टाइम। और एक्सीलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना? किसी भी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना? फोर्स QE, चार्ज E, कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड QE, फोर्स बटा मास। एक्सीलरेशन इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी। और I बराबर NEAVD, I बराबर NEAVD। ये दोनों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल करा था तो ये मिला था, फिर एक एक करके हटाते गया तो यहां तक पहुंचा था। उल्टा आना सिखा दिया मैंने आपको। उसके बाद कुछ फॉर्मूला और। मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होता है साहब? मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ये इन दोनों पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले में डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है स्मॉल e टाउ बाई
m, ये है आपका मोबिलिटी। और यहां पे ढंग से आप देखें, n से और e से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n स्क्वायर टाउ बाई m क्या हो जाता है आपका सिग्मा। तो यहां पे n और यहां भी n से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू n ई म्यू। सबसे आसान फॉर्मूला है, कोई खास बात नहीं है। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी होता है करंट अपॉन एरिया। ये NEVD हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि I होता है NEVD। और यहां पे ध्यान से देखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, VD का फॉर्मूला रख देंगे, कुछ नहीं करेंगे आप, VD का फॉर्मूला रख देंगे। तो VD का फॉर्मूला होता है स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई m, यहां से बन जाएगा सिग्मा। तो J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर आ जाता है। याद करिए, जहां पे आपने बोला था सिग्मा तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ये स्केलर है और ये दोनों वेक्टर है। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। क्या आपको ये समझ आया? तो ये पूरा फॉर्मूला ही खत्म हो गया बेटा, यही तो पढ़ा है तुम्हें आज। स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखो।